वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज़ का जो है जनरल नॉलेज का पार्ट 1। तो जनरल नॉलेज की सीरीज़ जो है हम साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। जेओआईटी को लेकर जो है हमारी कंप्यूटर अवेयरनेस के लेक्चर चल ही रहे हैं, साथ में हम जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारे जो जेओए प्लस आपके जो एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन निकल रहा है, जिसका नोटिफिकेशन जो है आपका आउट हो जाएगा 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो वो जो है इन सीरीज़ को फॉलोअप करिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज जल्दी से डिस्कस करते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जिन भी क्वेश्चन का मैं यहाँ पे आपसे आंसर पूछूंगा उनका आंसर जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे आपको जो है ये काफ़ी देर तक याद रहेगा, ठीक। तो 53 का पहला क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं। 52 तक के जो हमारे कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन थे ये हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ द मोस्ट इंप्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन में इनकी सबसे जो खासियत जो थी वो था ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम जो है सबसे बेहतर आपको देखने को मिलेगा मोहनजोदड़ो में, ठीक है। तो ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिफरेंट साइट्स थी। धोलावीरा हो गया, धोलावीरा कहाँ पे है आपका गुजरात में है, ठीक है। तो इन ये जगह कहाँ पे है, तो ये आपको इसका पता होना चाहिए। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की बात करें तो ये आजकल के टाइम में आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, ठीक है। आप मुझे बताएंगे बनावाली कहाँ पे है दोस्तों, बनावाली कौन सी स्टेट में है भारत की आज के समय में, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे, 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, काफ़ी जो है आपको इसमें सपोर्ट मिलेगा आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में। 54 पे चलते हैं। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोकाज राइन रिकॉर्डेड इन हिज इंक्रिप्शन। तो देखो दोस्तों, अशोका के बारे में जब भी बात आएगी तो आप जो है इसको ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, कलिंगा वार। तो अशोक ने कौन सा वार लड़ा था, कलिंगा वार। अशोक जो था ना सबसे पहले बहुत ही अगर हम बोलें कि मार कुटाई में इनमें जो है काफ़ी रुचि लेते थे, लेकिन जब कलिंगा वार होता है और यहाँ पे ये खून खराबा जब ये देखते हैं तो इनका जो है यहाँ पे विचार जो है बदल जाता है दोस्तों। ये जो है अहिंसक हो जाते हैं एकदम से, और यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, कलिंगा। कलिंगा कहाँ पे है आज के समय में, ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक। 55 पे चलते हैं। प्लिनी वॉज है, प्लिनी देखिए दोस्तों ये एक रोमन राइटर थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 पे चलेंगे। इन सेंट्रल इंडिया द कुषाण रूल वॉज फॉलोड इमीडिएटली बाय। कुषाण रूल के बाद किनका रूल होता है सेंट्रल इंडिया के, अगर हम बात करें तो कुषाण कहाँ के थे, सेंट्रल इंडिया पे जो है इनका दबदबा हुआ करता था। 56 के आंसर की यहाँ पे बात करें तो मृणदास जो है इनके बाद जो है इनकी नेक्स्ट डायनेस्टी आती है। विच इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट रेजिडेंशियल कम टीचिंग इंस्टीट्यूशन। टीचिंग इंस्टीट्यूशन काफ़ी फेमस थे, जैसे कि आपका विक्रमशिला, तक्षशिला और नालंदा, लेकिन नालंदा जो है दोस्तों इनमें से सबसे अर्लीस्ट था। याद रखिएगा नालंदा यूनिवर्सिटी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों फाउंडर कौन थे नालंदा यूनिवर्सिटी के और विक्रमशिला और तक्षशिला यूनिवर्सिटी के। 58 पे चलते हैं। हु फाउंडेड द पाला एम्पायर। मैं खुद आंसर क्यों नहीं बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखें, ताकि ये आपको ज़्यादा जो है समय तक याद रहे। अब देखिए कईयों को इसका आंसर नहीं मालूम होगा तो वो क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, उसको सर्च करेंगे। ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि देखिए दोस्तों जब आप खुद ये चीज़ करोगे तो आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। कहीं ना कहीं जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठेंगे तो वहाँ पे जो है ये बातें आपके माइंड में रहेंगी कि मैंने ये एक बार सर्च किया था गूगल पे और इसका आंसर ये है, राइट। 58 पे चलेंगे। पाल एम्पायर को फाउंड किसने किया था, तो गोपाल ने किया था। यार देखिएगा धर्मपाल भी कई लोग करके आ जाते हैं, लेकिन गोपाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 पे चलेंगे। हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग महिपाला ऑफ कन्नौज। तो कोर्ट पोएट कौन थे, अगर हम बात करें महिपाल जो थे कन्नौज के राजा थे, उनके कोर्ट पोएट कौन थे। 59 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर राजशेखरा, ऑप्शन नंबर डी। Who constituted a council known as उमर चहलगानी। वो वेरी इंपॉर्टेंट। उमर चहलगानी की जो शुरुआत जो है दोस्तों हमारे इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। तो ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत से ये बिलोंग करते थे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के फाउंडर कौन थे ये भी आपको याद रखना है। जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे इन्होंने फाउंडेशन रखी थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है यहाँ पे इल्तुतमिश आते हैं।
अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई, लेकिन कंप्लीशन की जब भी बात आएगी तो इन्होंने कंप्लीट करवाया था कुतुब मीनार को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। अब चलते हैं 61 पे, अल बरूनी केम इंडिया। देखिए अल बरूनी के बारे में काफ़ी अच्छा बताया गया है एनसीईआरटी की, अगर आप 2 बुक्स को कवर करेंगे 11th प्लस 12th बुक को, ठीक है, तो इसमें जो है आपकी मेडिवल हिस्ट्री काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगी। अल बरूनी के बारे में बात करें तो ये 11th सेंचुरी में आया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। 62 पे चलेंगे दोस्तों, द चोला एम्पायर केम टू बी एक्सटिंग्विश्ड फाइनली विद द इन्वेजन ऑफ। तो चोल एम्पायर का खात्मा कब होता है? जब नई डायनेस्टी यहाँ पे आती है, नए राजा यहाँ पे आते हैं, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के खिलजी के ऊपर आपने देखा है पद्मावत मूवी बन चुकी है, राइट। तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 63 पे चलते हैं, व्हाट लेड टू द मराठा एम्पायर बिकमिंग ए कॉन्फेडरेसी ऑफ फ्यूडल चीफ्स। तो कॉन्फेडरेसी ऑफ फ्यूडल चीफ्स के जो है यहाँ पे क्या जरूरत पड़ी यहाँ पे? तो राइज ऑफ पेशवास। पेशवास कहाँ के थे? मराठा थे ये, ठीक है, याद रखिएगा। राइज ऑफ पेशवास की वजह से जो है किसके कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियाओं का राज संघ संभव हुआ, तो ये राइज ऑफ द पेशवास इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट सेकुलर रूलर ऑफ अफगान क्लैन? वेरी इंपॉर्टेंट। अब आमतौर पे आप देखेंगे तो मुस्लिम जो रूलर हुआ करते थे वो काफ़ी क्रूअल हुआ करते थे, जो भी इन्वेटर थे, ठीक है, तो काफ़ी लूटपाट किया करते थे। लेकिन कुछ जो ऐसे थे जिनमें अफगान के कुछ थे, जैसे कि आपके शेर शाह, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेर शाह। अब देखिए दोस्तों, शेर शाह ने क्या है, ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनाया, आपको पता होगा, शेर शाह सूरी ने, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। 65 पे चलते हैं, द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज अबॉलिश्ड बाय। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अबॉलिश किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा, वैरन हेस्टिंग के द्वारा अबॉलिश किया गया था। अब दोस्तों अबॉलिश तो किया गया था, अब अगर आपको पूछ लिया जाए कि स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्टार्ट किया गया था। याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्टार्ट किया गया था और अबॉलिश किया गया था वैरन हेस्टिंग्स के द्वारा। 66 पे चलते हैं, विच मिलिटेंट नेशनलिस्ट किल द रैंड। तो रैंड जो था पुलिस ऑफिसर था ब्रिटिश आर्मी का। तो यहाँ पे जो है चापेकर ब्रदर्स के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप देखेंगे दामोदर चापेकर जो है यहाँ पे यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 67 पे चलते हैं, Which of the following leaders was not involved in the emergence of the trade union movement? अब ट्रेड यूनियन मूवमेंट की अगर हम बात करेंगे ना दोस्तों, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का काफ़ी बड़ा नाम आता है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर चले गए थे। इनकी विचारधारा जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुकाबले इनकी काफ़ी डिफरेंट थी। ये अलग साम्राज्य चाहते थे, अलग जो है अपना जो है कंट्री चाहते थे, तो यहाँ पे इनका कोई यहाँ पे महत्व नहीं था ट्रेड यूनियन मूवमेंट में, ठीक। तो 68 पे चलेंगे, फॉल्टी ऑज इट्स ओरिजिन टू। फॉल्टिंग जो है आपको टेंजेंशियल फोर्सेस के वजह से देखने को मिलती है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। मैं फास्ट क्यों करवा रहा हूं? ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना दोस्तों, और जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 69 पे चलते हैं, द ओरिजिन ऑफ अर्थ डेट्स। देखिए जब अर्थ का ओरिजिन होता है तो आपको वो जो है कितने साल पहले हुआ था, इसका जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये आपको जरूर याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4.6 बिलियन ईयर्स पहले जो है आपकी अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक। देन 70 पे चलते हैं, मूनसून विंड जो होती हैं फॉल इन द विच कैटेगरी। तो ये पेरियोडिक विंड्स इसे हम बोलते हैं, याद रखिएगा, मॉनसून विंड जो होती हैं पेरियोडिक विंड्स होती हैं। 71 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मेनली आपको 3 तरीके की देखने को मिलेगी, कौन कौन सी? स्लीट की फॉर्म में, हेल की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में। लेकिन ड्यू जो है ये प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, मैंने काफ़ी बार देखा है इस क्वेश्चन को रिपीट होते। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ड्यू। 72 पे चलेंगे, द पोजीशन ऑफ द सन मून अर्थ इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। तो सीजी जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फुल मून डे जो है आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो जब इनकी डायरेक्शन चेंज होती है, इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको अवश्य देख लीजिएगा। 73 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नॉट है पूछा गया है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के यहाँ पे आपको सभी के सभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके देखने को मिलेंगे, इनसिनरेशन, कंपोजिटिंग, लैंडफिल साइट्स। तो नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 74 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कंज्यूम मोर फिश। फिश की कंज्यूप्शन की जब भी बात आएगी ना दोस्तों, तो आपका आंसर होना चाहिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, दैट इज योर जापान, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब ये न्यूज़ में अगर आप देखते हैं तो आपको पता होगा जापान के लोग जो है फिश काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, और ये देखा भी गया है कि इनके अंदर जो है कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज जो होती है ना दोस्तों, ये काफ़ी कम पाई गई हैं। जो लोग फिश ज़्यादा खाते हैं उनके अंदर जो है दिल की बीमारियाँ काफ़ी कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं दोस्तों अगर आप फिश खाते हैं। ठीक है, तो आज से ही फिश खाना स्टार्ट कर दो। 75 पे चलते हैं। मिक्स्ड कल्टिवेशन इज फाउंड थ्रू आउट। मिक्स्ड कल्टिवेशन कौन से जो है कॉन्टिनेंट में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया में किस टाइप की होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैवियट हिल्स जो है कहाँ पे सिचुएटेड है? चैवियट हिल्स आपको जो है इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्कॉटलैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम का कौन कौन सी कंट्रीज पार्ट हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आइलैंड्स है। तो ये चार जो है ना, ये चार कंट्रीज जो है यूनाइटेड किंगडम को जो है बनाती हैं। लेकिन आयरलैंड जो है ये अलग है। नॉर्थ आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम में आता है और आयरलैंड जो है ये इससे अलग है। 77 पे चलते हैं। द शैन मैसिव प्लेट्यू इज सिचुएटेड इन। शैन मैसिव प्लेट्यू आपको जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री दैट इज इन योर म्यांमार, तो इंडिया के साथ में ही जो है ईस्टर्न कंट्री सॉरी, तो वो आपकी म्यांमार है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 78 पे चलते हैं। मल्लमलाई और पालकोंडा हिल्स जो है आपको दोनों नाम जो है साउथ से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, लेकिन कहाँ पे पाए जाते हैं ये आपको हमारे ईस्टर्न घाट्स में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा मैप है, यहाँ पे आपके ईस्टर्न घाट्स हैं और यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। ठीक, 79 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म ए रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली की जब भी बात आएगी तो दो रिवर का आपने नाम याद रखना है, दैट इज योर नर्मदा, सेकेंड वन इज योर तप्ती। ठीक है, रिफ्ट जो बनाती है ना रिवर, वो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, लेकिन उनमें से भी आपको दो का नाम याद रखना है, नर्मदा एंड तापी। जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है जैसे कि आपकी गोदावरी, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट पूछा गया है, जो कि रिफ्ट वैली नहीं बनाती। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर क्या बनाती हैं, वो डेल्टा बनाती हैं, और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर जो है जैसे नर्मदा ताप्ती है, ये रिफ्ट वैलीज फॉर्म करती हैं। 80 पे चलते हैं। विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज ड्यू टू। जो विंटर की रेनफॉल होती है ना दोस्तों तमिलनाडु में, वो रिट्रीटिंग मानसून के वजह से होती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप मैप को देखेंगे साउथ वाले साइड से, तो यहाँ पे मानसून एंटर होते हैं आपके 5 जून को। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर होके ये तमिलनाडु में बारिश नहीं करवाते हैं, ये जाके जो है नॉर्थ ईस्ट में बारिश करवाएंगे, फिर यहाँ पे टकरा के ऊपर नॉर्थन वाली साइड में करवाएंगे, फिर रिट्रीट जब मानसून होता है ना, वापिस आता है जब मानसून विंटर के सेशन में, ठीक है, दिसंबर के टाइम पे यहाँ पे तमिलनाडु में ये बारिश करवाता है। ठीक है, बारिश कब होती है, जब तेज हवाएं जब आती हैं पानी को लेकर, और जब वो पहाड़ों से टकराती हैं ना दोस्तों, तब जाके बारिश होती है। ठीक है, तो ये इनका कॉन्सेप्ट आपको ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में तो आपको जो है ये काफ़ी अंडरस्टैंड होंगी चीज़ें। 81 पे चलेंगे। रेड सॉइल इज पुअर इन। तो रेड सॉइल जो है ना दोस्तों, ये फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, लाइम तीनों में पुअर होती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 पे चलेंगे। द स्टेट ऑफ इंडिया विद द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। जब भी परसेंटेज की बात आएगी ना कि फॉरेस्ट कवर किस स्टेट का सबसे ज़्यादा है, परसेंटेज की जब भी बात आएगी दोस्तों, आंसर क्या होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी घने जंगल हैं, तो सबसे ज़्यादा लैंड एरिया कवर कौन करता है, हमारा अरुणाचल प्रदेश। राइट, 83 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर भागीरथी। भागीरथी रिवर कहाँ पे है, आपकी उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में कौन सा डैम है, आपका टेहरी डैम। राइट, टेहरी डैम। टेहरी डैम जो है एशिया का आई थिंक सबसे हाईएस्ट डैम है, इसको एक बार चेक कर लेना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 84 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी। भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कौन सी है, जो है मथुरा ऑयल रिफाइनरी, ये है हमारी उत्तर प्रदेश में। 85 पे चलेंगे। फॉरेस्ट ऑफ कर्नाटका प्लेटू आर फेमस फॉर। तो कर्नाटका प्लेटू के फॉरेस्ट जो है ये सैंडलवुड, सैंडल के लिए फेमस है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैश क्रॉप डज नॉट इंक्लूड। कैश क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, शुगर केन, कॉटन, जूट, ये सभी जो है आपकी कैश क्रॉप्स हैं। लेकिन वीट क्या है, आपकी राबी है या खरीफ है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे दोस्तों। राबी क्या, सॉरी वीट क्या है, खरीफ है, राबी है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन ना मैंने हमेशा यहाँ से देखा है क्रॉप्स के बारे में, कैश क्रॉप्स कौन सी है ये देखो, खरीफ क्रॉप कौन सी है ये देखो, आपकी राबी क्रॉप कौन सी है ये देखो। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो एक चार जो हैं आपकी ये क्रॉप्स हैं, तो इनको जरूर देखिए।
87 पे चलते हैं। इन विच स्टेट द सेक्स रेशो इज मोर और लेस बैलेंस। सेक्स रेशो एक ऐसा जो हमारा स्टेट है जिसमें सेक्स रेशो लगभग जो है सिमिलर है, तो वो है हमारा तमिलनाडु। ठीक है, इसमें याद रखिएगा लगभग सिमिलर है हमारी सेक्स रेशो। अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके पॉलिटी सेक्शन से। ठीक है, पॉलिटी सेक्शन का पहला ही क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत का, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कैसे रिजेंबल करता है, यानी कि कैसे सिमिलर है, इन दोनों में समानता क्या है। तो दोनों जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रखिएगा दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम बात करेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तो ये लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है दोस्तों, राइट। आगे बात करते हैं, Who adopted the Constitution of India on 26 नवंबर 1949। तो याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत का सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और यहाँ पे जो है आपके प्रेम्बल के साथ साथ जो है 395 आर्टिकल, ठीक है, और कितने शेड्यूल, कितने जो है आपके पार्ट्स वो आए थे, ये आप जरूर देख लें। और यहाँ पे पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 पे चलेंगे, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द सेंटर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट। अगर नई स्टेट बनानी है सेंटर को तो वो कौन से आर्टिकल के तहत बनेगा। तो आर्टिकल 1 से 4 तक जो है आपको कौन से देखने को मिलेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक कौन से मिलेंगे, सिटीजनशिप के बारे में। आर्टिकल 12 से लेके आपके 35 तक कौन से मिलेंगे, फंडामेंटल राइट के बारे में। 36 से लेके आपके 51 तक क्या आते हैं, डीपीएसपी, दैट इज योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन आपका 51A आता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। दोस्तों इस तरह से जो है आप सभी आर्टिकल्स को पढ़े, आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे आर्टिकल। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल बार बार पूछे जाते हैं वहीं से ही क्वेश्चन पूछता है HPSSB। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, आर्टिकल 3 से जो है सेंटर के पास पावर है कि वो नई स्टेट्स को बना सकता है। ठीक है, 91 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज आल्सो सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट फॉर द सेम पीरियड, फॉर सम पीरियड, राइट। तो ऐसे भारत के प्रेसिडेंट कौन थे जो कि सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं नॉन अलाइन मूवमेंट के, वो थे ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्लियामेंट्री कमेटी। अब नॉट पूछा गया है, पार्लियामेंट्री कमेटी याद रखिएगा 3 है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग, एस्टिमेट्स, ये तीनों के तीनों जो है किसके अंडर आती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर आती हैं। लेकिन यहाँ पे नॉट पूछा गया है तो आंसर क्या हो जाएगा, कमेटी ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट कमेटी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है। 93 पे चलते हैं, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिमूव्ड बाय। तो चीफ जस्टिस जो होता है ना हमारा भारत का सबसे ऊंचा जज जिसे हम बोल सकते हैं, सीनियर मोस्ट जज जो है, उनको जो है प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको एक रेजोल्यूशन पास करवाना होगा पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। 94 पे चलते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट। जब भी बात आएगी रूल ऑफ बिजनेस की, स्टेट गवर्नमेंट की, उसको कौन ऑब्जर्व करता है, वो चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट का जो होता है वो करता है। चीफ सेक्रेटरी कौन होता है, आईएएस रैंक का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 95, which one of the following state has minimum number of members in their legislative assembly। तो legislative assembly के अंदर minimum members किसके हैं, सिक्किम के सबसे कम हैं। Which of the following was the associate state of India before becoming full-fledged state। तो देखिए सबसे पहले ये associate state था, ठीक है, तो उसके बाद ये full-fledged state बनता है, कौन सा, सिक्किम बनता है। कब बनता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में इसका ईयर लिखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोलता हूँ इसका ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिक्किम कब जो है फुल-फ्लेज स्टेट बना है भारत का, और कौन से अमेंडमेंट के तहत, ये भी याद रखो, अमेंडमेंट कौन सा हुआ था। ठीक है, 97 पे चलते हैं, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑटोमेटिकली सस्पेंड। जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है जब राइट टू फ्रीडम की बात आती है। दोस्तों राइट टू फ्रीडम जो है ना, आपके आर्टिकल अगर हम बात करें 19 से 22 तक के अंदर जो आर्टिकल होते हैं ये राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इन आर्टिकल्स को देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 98 पे चलते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, तो याद रखिए टेरिटोरियल जो आपकी बाउंड्री है ना भारत की, वो 12 नॉटिकल माइल्स हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी किसको सबमिट करता है अपनी एनुअल रिपोर्ट, ये करता है प्रेसिडेंट को। दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। 100 पे चलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर्स व्हेन वर्कर्स मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। जब वर्कर जो है ना एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे जाते हैं, उस अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोला जाता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों 101 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज द आउटलाइंस ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान। अब क्वेश्चन कहां से पूछ लिया गया है, 5 ईयर प्लान से।
ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आपके इकोनॉमी से पूछे गए हैं। इकोनॉमी भी आपको पढ़ना है। इकोनॉमी कौन सा पढ़ना है? स्टैटिक पढ़ना है। अगर आप HP SSB की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टैटिक इकोनॉमी पढ़ना होगा, राइट। तो सेकंड 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करेंगे ना, तो वो PC मेहलनोबिस के द्वारा जो है बनाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को जो भी देखेगा वो काफ़ी ज़्यादा उसको हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जामिनेशन में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है हिमाचल प्रदेश की। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।